नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दूसरी औरत, जिसे लिखा हुआ है आज के जाने माने लेखक दुर्गादत्त जोशी जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर से कोसों दूर बड़ापुर नाम का एक गांव है। गांव में चौहान जाति के ठाकुर रहते हैं। पुराने जमींदार थे। आज भी किसी किसी के पास 8-8, 10-10 एकड़ जमीन है। फसल भी अच्छी हो जाती है। हर एक के खेत में ट्यूबवेल लगा हुआ है। कुछ घर ब्राह्मणों के हैं जो खेती नहीं करते हैं, खेत भी नहीं है। कुछ और जातियों के घर भी है जो इन जमींदारों के घर पर काम करते हैं। फसल पर कुछ अनाज मिल जाता है, कुछ मजदूरी करते हैं जहाँ भी आसपास काम मिल जाए। कुल मिलाकर गांव खुशहाल है। इसी गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता है। कोई 35-36 साल का होगा। 7-8 साल पहले इसकी शादी हुई थी कमलेश के साथ। कमलेश देखने में खूबसूरत थी। उसके पिताजी भी बड़े जमींदार थे। राजेश के पिता नहीं थे। वह 10-12 साल पहले किसी दुर्घटना में मारे गए थे। राजेश ने अपने चाचा चाची के साथ जाकर कमलेश को देखा। देखते ही राजेश शादी के लिए तैयार हो गया था। होता भी क्यों नहीं, ऐसी सुंदर लड़की और उसका बाप भी ऊपर से मालदार। शादी बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हो गई थी। कमलेश को पाकर राजेश धन्य हो गया था। साल भर के बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया कुलदीपक। 2 साल के बाद एक लड़की हुई, मीनाक्षी। जब मीनाक्षी पेट में थी तभी से कमलेश बीमार रहने लगी थी। मीनाक्षी के होते होते वह काफी कमजोर हो चुकी थी। धीरे धीरे तो उसने चारपाई ही पकड़ ली। राजेश ने आसपास के कई छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाया, तमाम दवाइयां भी खिलाई, पर कमलेश का रोग किसी से ठीक ही ना हुआ। किसान हो या व्यापारी, चाहे नौकरी पेशा ही क्यों न हो, घर में बीमारी किसी को लग जाए तो घर तो बर्बाद हो जाते हैं। राजेश कमलेश को लेकर शहर गया। घर बूढ़ी माँ के हवाले कर गया। माँ को 2 बच्चे देखने, खेतों को देखना, जानवर भी पाले थे, उन्हें कौन देखता। सो एक दिन पास के बाजार में भिजवा कर सभी जानवर औने पौने दामों में बेच दिए। उधर शहर में कमलेश के डॉक्टर ने परीक्षण के आधार पर बताया कि इनको शुगर की बीमारी है और वह काफी बढ़ चुकी है। एक गुर्दा तो बिल्कुल खराब हो चुका है और दूसरा भी खराब होने वाला है। कमलेश का रोग ठीक हो ही नहीं सकता, इसके गुर्दे बदलने पड़ेंगे। राजेश की तो हालत खराब, रुआंसा हो गया, रोने रोने जैसा। कमलेश की उम्र ही क्या होगी, यही कोई 28-30 साल। गुर्दे बदलने को 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, वो भी ठीक होने की कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर के कंपाउंडर ने सलाह दी कि इसे दिल्ली दिखा दो, किसी बड़े अस्पताल में। राजेश कमलेश को लेकर दिल्ली पहुंच गया। जो भी पाई पैसा था वह सब खर्चा हो चुका था। वहां के डॉक्टरों ने भी वही सलाह दी जो उसके शहर के डॉक्टर ने दी थी। राजेश कमलेश को लेकर घर आ गया। घर आने के 1 महीने के बाद ही कमलेश की मृत्यु हो गई। सारी जमा पूंजी इलाज में लगा दी थी। अंत में मरीज से भी हाथ धो बैठा। राजेश के घर की हालत खस्ता हो चुकी थी। बूढ़ी माँ विक्षिप्त सी हो गई थी। जब देखो तब आंखों से आंसुओं की धारा। राजेश को जब भी देखे तब रो पड़ती थी। कलेजे के टुकड़े को परेशानी में देखकर हर माँ का दिल ऐसे ही भर आता है। छोटे बच्चों की भी हालत खराब हो रही थी। कपड़े मैले हो रहे हैं। हफ्ते भर से बच्चों को नहलाया नहीं है। बड़ा स्कूल जाने लायक हो गया है, मगर कौन भेजे। सब तितर बितर हो गया है। सारा नक्शा ही बिगड़ गया है घर का। माँ बिल्कुल टूट गई है। उसे घर सुधरने के आसार नजर नहीं आ रहे। निराशा से घिरी रहती है रात दिन। एक दिन राजेश के चाचा घर पर आए तो उसकी माँ उनके आगे फफक फफक कर रो पड़ी। चाचा ने बहुत समझाया बुझाया, ये सब विधि का विधान है भाभी। वैसे ही आपको भाई साहब का दुख क्या कम सालता रहता है। ऊपर से जवान बहू की मौत हो गई। रोना तो आएगा ही, पर क्या किया जाए। हिम्मत रखो, धीरे धीरे सब ठीक होता जाएगा। इतने में ही राजेश कहीं से आया। बड़ा बच्चा राजेश को लिपट गया। छोटी दादी की गोद में बैठी थी। पूरा घर ही बेतरतीब हुआ पड़ा है। छत की तरफ जाले लगे हैं। दीवारें बच्चों ने खुरच रखी है। कपड़े बच्चों के अस्त व्यस्त है। बर्तन कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ। रसोई में मक्खियां भिनभिना रही है। झूठे बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है। अब राजेश आ गया है। वो छोटी को पकड़ेगा तो माँ किसी तरह रोटी का प्रबंध करेगी। बातों ही बातों में चाचा बोले,
भाभी जी, आप राजेश की दूसरी शादी करो ना, दूसरी औरत आ जाएगी तो घर की हालत संभाल लेगी। कह तो ठीक रहे देवर जी, पर कोई नरम दिल की मिले तब ना। दूसरी तो पहली के बच्चों को मारेगी, जलन करेगी। अगर चाल चलन ठीक नहीं तो घर को और नरक बना के छोड़ेगी। उससे तो ऐसे ही काट लेंगे जिंदगी। फिर रुआसी हो गई, आंखें पोंछने लगी। चाचा बोले, अरे फिक्र मत करो, देखभाल करेंगे दूसरी शादी। कोई विधवा या परित्यक्ता मिली जाएगी, तब ठीक रहेगा ज़्यादा। वो ज़्यादा नखरे नहीं करेगी, पर पूछताछ करनी पड़ेगी। समय निकाल कर करना होगा। भाभी, आपकी और सारे घर की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आपने तो अपने बच्चे की तरह पाला है मुझे। देखना, मैं राजेश को सही औरत लाके दूंगा। चाचा शादी के लिए औरत देखने में लग गए। जगह जगह के आदमियों से चर्चा की। कुछ रिश्तेदारियों में संदेशा पहुंचाया कि कहीं राजेश के लायक कोई औरत हो तो बताना। कुछ दिनों के बाद एक गांव से खबर आई कि यहाँ एक ऐसी औरत रहती है जो बड़े ही गरीब घर की है। बाप के पास कुछ भी नहीं है। अगर भगवान ने चाहा तो रिश्ता हो जाएगा। चाचा राजेश के साथ उसी गांव में पहुंच गए उसी दिन, और जिन्होंने संदेशा भिजवाया था उन्हीं के घर जाकर रुक गए। नमस्कार कुशल क्षेम के बाद चाय पी। थोड़ी देर के बाद घर के मुखिया ने बताना शुरू किया, देखो राजेश बाबू, आप ठहरे बड़े किसान, कोशिश करोगे तो आपको कुंवारी कन्या मिल जाएगी। थोड़ा बहुत दान दहेज भी मिल जाएगा। अभी आपकी उम्र ही क्या है? अब तो 40 छोड़ो, 45 की उम्र में भी शादी कर रहे हैं लोग। पर मैंने जो देखा है उसका जवाब नहीं। देखने में लड़की सांवली जरूर है, कद भी छोटा है, पर है बड़ी होशियार। अपने बाप को पाल रही है, हमारी ही बिरादरी की है। इसके दादा गलत सोहबत में पड़ गए थे। तमाम बुरे काम, शराब जुआ, सारी संपत्ति बेचकर मरते मरते कंगाल हो गए थे। आगे को एक लड़का था, उसी का बाप हमारे खेतों में काम करता है। न पढ़ा न लिखा, न जमीन, और करता भी क्या। बीबी पहले ही मर चुकी है। हमने रहने के लिए छोटा सा मकान बनाकर दे दिया था, उसी में रहते हैं। मेरे कहने को टालेंगे नहीं। कहो तो मैं लड़की और उसके बाप को बुला देता हूँ। और यह भी सुन लो, हमने उसकी शादी भी करा दी थी एक अच्छे परिवार में। पति को पसंद नहीं आई, उसने छोड़ दिया। तब से यहीं रहती है। इंटर तक का कॉलेज है गांव में, सो इंटर तक पढ़ी है। अगर शहर में किसी सेठ के यहाँ पैदा हुई होती तो डॉक्टर बैरिस्टर होती। राजेश जी, घर बनाने वाली है लड़की, सिलाई कढ़ाई करती है, गांव के बच्चों को घर पर पढ़ाती है, बड़ी शालीन है, किसी से कभी जोर से बोली नहीं होगी। मैं अपनी लड़की समझता हूँ उसे। अगर आप राजी हो गए तो उस बेचारे की भी जिंदगी सुधर जाएगी और आपका घर भी संवर जाएगा। राजेश ने गौर से सारी बातें सुनी और औरत और उसके बाप को बुलाने का आग्रह किया। थोड़ी देर में दोनों बाप बेटी सामने बैठे हुए थे। वाकई रंग तो काला ही था लड़की का, और फिर गरीब थी, ऊपर से परित्यक्ता भी थी। फिक्र में जीने वालों का रंग तो वैसे ही काला पड़ जाता है। 25-26 की होगी, चेहरे से ज्यादा की ही लग रही थी। लेकिन बाप कुछ बोला नहीं, गर्दन झुकाकर एक तरफ को बैठ गया। राजेश ने नाम पूछा तो औरत ने रूपा बता दिया। शादी के लिए पूछने पर कह दिया, जैसा ताऊ जी कहेंगे वैसा। फिर राजेश के चाचा ने कहना शुरू किया, देखो बिटिया, ये 2 बच्चों का बाप है, घर में बूढ़ी माँ है, घरवाली के इलाज में बहुत बर्बाद हो गया है। इसके पास जमा पूंजी तो कुछ नहीं है, लेकिन एक ट्रैक्टर है और खेत में ट्यूबवेल लगा हुआ है, एक हवेली और 7-8 एकड़ जमीन है। सारे जानवर बहू की बीमारी के दौरान देखभाल न हो पाने की खातिर बेच दिए गए हैं। तुम समझ लो, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी भाभी बूढ़ी हो गई है, उन्हें भी संभालना होगा। बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी देखभाल करनी होगी। तुम यह सब कर लोगी? रूपा ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उस रिश्तेदार जिसके यहाँ रुके थे, उसने कहना शुरू किया, बेटी, ये बड़े किसान हैं, परेशानी किसे नहीं आती। सब दिन सबके एक समान नहीं होते। जमी जमाई गृहस्थी है, मुझे यकीन है तुम जरूर संभाल लोगी। फिर राजेश की तरफ मुखातिब होकर बोले, राजेश जी, आपने इसे देख लिया है? आप हाँ कर रहे हो? राजेश ने भी हाँ कह दिया। दूसरे दिन गांव के ही पंडित ने गांव के मंदिर में एक दूसरे के गले में जयमाला डलवा दी। राजेश और उसके चाचा रूपा को लेकर गांव आ गए। चाचा जी ने अपने घर से खाना पकाकर भेज दिया। खाना खा पी कर थोड़ी देर बातचीत करके सब सो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही
जाग गई रूपा। पूरे मकान की सफाई की, छतों के जाले साफ किए, आंगन की लिपाई कर दी, फर्श पर पोंछा लगाया, सभी कपड़ों की तह करके करीने से जगह पर रखे, रसोई की धुलाई कर दी। राजेश थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर उठकर वह भी रूपा का हाथ बटाने लगा। पड़ोस से दूध लाया, चाय बनाई, माँ को जगाया, उन्हें चाय पिलाई, फिर रूपा ने दोनों को जगाया, उनको सुबह ही सुबह नहला दिया, उनको नए कपड़े, साफ सुथरे सुथरे कपड़े पहना दिए, दूध पिलाकर आंगन में खाट बिछाकर बैठा दिया। वे दोनों खेलने लगे। माँ जी को भी उस रूपा ने नहला दिया, उनके बालों में थोड़ा तेल डालकर कंघी भी कर दी, साफ धोती पहनने को दी, उनको भी बाहर खाट पर बिठा दिया। अब देखो, कल शाम ही रूपा घर में आई थी। सुबह उसके काम को देखकर लग रहा था जैसे बरसों से यहीं रह रही हो भी क्यों ना। सेवा भाव हो तो हाथ पैर काम की तरफ अपने आप चलने लगते हैं। रूपा रसोई में गई, सभी डिब्बों को खोलकर देखा कि किस डिब्बे में क्या डाले हैं। आटा चावल के बर्तन टटोले, राजेश खेतों से कुछ सब्जी ले आया। इतने में रूपा ने पराठे सेक दिए, सभी का नाश्ता हो गया। नाश्ते से निपटकर रूपा ने घर के सभी कपड़े धोए। राजेश ने हैंडपंप चलाकर रूपा का सहयोग किया। दोनों ने मिलकर कपड़े फैला दिए सुखाने के लिए। माँ आंगन में खाट पर बैठकर रूपा को काम करते हुए एकटक देखती रही। चंद घंटों में ही घर की काया पलट दी रूपा ने। सुबह के सारे कामों से निपट खुद नहा धोकर रूपा ने माँ जी से पूछा, दिन में खाने के लिए क्या बनाना है माँ जी? माँ जी ने उसे अपने साथ थोड़ी देर खाट पर बिठाया। कुलदीपक संशय भरी निगाह से देख रहा था रूपा को। उसने हाथ पकड़कर खींचा और अपने सीने से लगाया। उसने उसके गालों को कई बार चूमा, फिर उसे छोड़कर मीनाक्षी को गोद में उठा लिया। उसे लेकर आंगन में ही टहलने लगी। थोड़े ही घंटों में बच्चे भी अपना लिए उसने, और माँ को भी अपना लिया। माँ भी खुश और बच्चे भी खुश हो गए। पड़ोस में नई दुल्हन आई हो और पड़ोसी ने देखने को न जाए, ऐसा हो सकता है भला? लिहाजा दोपहर के समय दो दो एक एक करके घर में आने लगी पड़ोसी ने। रूपा का रंग रूप देखकर सभी माँ जी से फुसफुसाने लगी, अरे लाना ही था तो किसी अच्छी सी देखने भालने में ठीक तो लाते, ये क्या ले आए हो? इतनी जल्दी भी क्या थी? अभी 6 महीने ही तो हुए कमलेश को मरे। हमसे कहते हमारे मायके में एक है, एक पति से नहीं बनी सो मायके में ही रह रही है, इतनी सुंदर कि पूछो मत। माँ जी उनको सुनती रही, बोली कुछ नहीं। थोड़ी देर में रूपा चाय बनाकर ले आई, सबको चाय के कप पकड़वाए। फिर जिस जिसको माँ जी ने बताया उनके पैर छूकर सामने बैठ गई। पड़ोसनी का आना जाना 2-3 घंटे चला, फिर आखिर में छाया भी आई उसे मिलने। छाया इस गांव की सबसे पढ़ी लिखी बहू है, MA तक पढ़ी है। लंबी सी चोटी, मांग में सिंदूर, बड़ी बड़ी आंखें, गदराया हुआ शरीर, गोरा चिट्टा रंग जैसे अंग्रेज हो। गांव भर में इसके रूप रंग के चर्चे होते हैं। पति भी बहुत प्यार करता है। गांव के जवान लड़के घर पर मंडराते रहते हैं। बड़े सलीके से रहती है। आसपास की औरतें इससे ईर्ष्या रखती है। बहुत कम बोलचाल है, कुछ घमंडी टाइप की ही है। यह नई बहू को देखने के लिए इसीलिए जाती रहती है कि कहीं आने वाली मुझसे ज्यादा सुंदर तो नहीं। छाया बनाव श्रृंगार में घंटों लगाती है। इसके खर्चे भी बहुत है। छाया के पति ने घर में टीवी, फ्रिज, गैस चूल्हा सब ले रखा है। इन सब के लिए अपना पुराना ट्रैक्टर तक बेच दिया। जो इनकम होती है कुछ फैशन में, कुछ जायके के हवाले हो जाती है। पर है बहुत खुश। बीवी जो अति सुंदर है। छाया ने भरपूर नजर रूपा के चेहरे पर डाली, पूरा शरीर आंखों से टटोला, फिर माँ जी की तरफ मुस्कुरा कर देखा और अपने घर चली आई। रूपा के रूप रंग से गांव की रूपवतियां खुश नहीं थी। एक ने दूसरे से कहा, हमें क्या है, जब राजेश को पसंद है तो ठीक है। रूपा को आए पूरा हफ्ता हो चुका है। माँ जी को लग रहा है जैसे रूपा एक हफ्ते नहीं बरसों से घर में रह रही है। सेवा में लगी रहती है। राजेश से कहकर दूध देने वाले भैंस खरीद लिए। बच्चों को दूध अब घर का मिलने लगा। कुलदीपक स्कूल भी जाने लगा है। मीनाक्षी अभी 1.5 साल की ही है। रूपा कुलदीपक को बड़े प्यार से पढ़ाती है। बच्चे मम्मी मम्मी कहने लग गए हैं। राजेश खेतों की देखरेख में लग गया है। माँ जी सुबह शाम घूमने लगी है। माँ जी के सिर में तेल ठोककर पैरों के तलवों की मालिश भी होने लगी है। पूरा घर घर की तरह हो गया है। गांव के बाजार से कपड़ा लाकर बच्चों को नए कपड़े रूपा ने खुद सी कर पहनाए हैं। माँ जी का ब्लाउज पेटीकोट भी सी दिया।
पड़ोसनें चुपचाप देखती रहती। रूपा को किसी और से बात करने की फुर्सत ही कहाँ। इंटर पास है, गांव के कॉलेज से, वो भी कृषि विज्ञान में। उसने खेतों में जाना भी शुरू कर दिया। राजेश को खेत की मिट्टी की जांच कराने को कहा, सही बीज और खाद का चयन करने को कहा। एक भैंस से घर के ही दूध की भरपाई हो पाती थी। अगर हमारे पास 8-10 भैंसें हो तो हमारी इनकम बढ़ जाए, बायोगैस प्लांट लग जाए, घर की रोशनी के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लग जाए। अब गोबर के उपले की जगह जैविक खाद बनने लगी। किसी सरकारी बैंक से कर्ज लेकर राजेश ने रूपा की मनोकामना पूरी कर दी। भैंसों की देखरेख के लिए एक नौकर भी रख दिया। रूपा राजेश के संग पिछले 1-1.5 साल से रह रही है। माँ जी ने कहा, रूपा बेटी, तुम्हारा भी एक बच्चा होता तो तुम्हारे लिए अच्छा होता। रूपा ने साफ इनकार कर दिया। माँ जी, भगवान की कृपा से बगैर पैदा किए 2 बच्चे मिल गए और मुझे नहीं चाहिए। भगवान इन्हीं को लंबी उम्र दे। फिर माँ जी, अपना पराया क्या है? क्या अपने बच्चे वाले सुखी हैं? राजेश की माली हालत पहले से काफी बेहतर हो गई है। एक दिन माँ जी ने गांव से रूपा के पिताजी को भी अपने घर पर ही रहने के लिए बुला लिया। कहने लगी, अब तो तेरे पिता से भी तो मजदूरी नहीं हो पाती है, काफी कमजोर और बीमार हो गए हैं, और तेरे अलावा इस संसार में इनका कोई है भी नहीं। आज राजेश के घर के आगे नई कार खड़ी है, दूध की बिक्री से खरीदी है, बैंक में पैसा भी है, खेत पहले से दुगनी उपज वाले हो गए हैं, माँ जी जवान लगने लग गई हैं और बच्चे भी खुशहाल हैं। और क्या चाहिए राजेश को? उधर छाया के पति को उसके खर्चों ने कर्जदार बना दिया है। आज छाया रूपा के आगे नतमस्तक होकर खड़ी है। उसे 1,000 रुपए की सख्त जरूरत है। रूपा ने माँ जी की तरफ इशारा कर दिया, उनसे ले लो। रूपा से मिलने के बाद और उसकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर छाया को अपने रंग रूप पर खुद ही घृणा होने लगी है। अब वह रूपा की दीवानी हो चली है। रूपा उसे कृषि एवं पशुपालन की ट्रेनिंग दे रही है। उससे रूपा ने कहा है, दीदी, आप मुर्गी फार्म खोल लो, बहुत जल्दी कार आ जाएगी आपके घर भी। राजेश के चाचा उसकी मम्मी के सामने बैठे हैं। रूपा की चर्चा पूरे गांव में है। बोला, भगवान ने मेरी लाज रख दी, मैं अपने को धन्य समझता हूँ। भाभी जी, जो रूपा जैसी बेमिसाल औरत हमारे गांव में है। माँ जी की आंखें एक बार फिर छलछलाने लगी, पर ये आंसू खुशी के थे जो रूपा ने माँ जी को दी थी। आज इस बड़ापुर गांव में रूपा से रूपवान कोई औरत नहीं है, पर रूपा दूसरी औरत के रूप में आई है। काश कोई रूपा जैसी दुल्हन को पहली औरत के रूप में सहर्ष ले आता। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी दूसरी औरत, दुर्गा दत्त जोशी द्वारा लिखी हुई। ये बात तो सच है कि औरत का रंग रूप पहले देखा जाता है, गुण तो बाद में। आज भी समाज की यही रीति है। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।